भारत के समुद्री सीमा के देखने वाले हैं कि भारत की समुद्री सीमा कितने राज्यों के साथ साझा करती है, समुद्र पर कितना क्षेत्र किसी भी देश के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, इस सब की चर्चा करने वाले हैं। जैसे बहुत बार आप पढ़ते हैं कि आंतरिक जल क्या होता है, आर्थिक अपवर्जक क्षेत्र क्या होता है, प्रादेशिक सीमा क्या होता है, भारत के 200 नॉटिकल मीटर क्षेत्र पर अधिकार है, ये सब क्या होता है इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर भारत के नक्शा बनाया गया है और अगर आप भारत के इधर देखेंगे पश्चिम की तरफ, तो भारत के पश्चिम की तरफ आपको पानी का एक क्षेत्र दिखाई देगा जिसे अरब सागर कहा जाता है। यहाँ पर जो पानी का स्रोत है वो अरब सागर है। ठीक, भारत के अगर पूरब में देखेंगे तो भारत के पूरब के हिस्सा भी समुद्र के साथ सीमा साझा करती है और भारत के पूरब में बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी स्थित है। और भारत के दक्षिण की तरफ देखेंगे तब पाएंगे कि दुनिया में जो 5 महासागर है उसमें से एक महासागर भारत के दक्षिणी क्षेत्र में स्थित है और उसका नाम हिंद महासागर है, हिंद महासागर है। तो आप देख सकते हैं ये जो भारत का ये बड़े क्षेत्र है, यहाँ से यहाँ तक का क्षेत्र वो तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। पश्चिम में अरब सागर है, पूरब में बंगाल की खाड़ी है और दक्षिण में हिंद महासागर है। जब भी कोई क्षेत्र यानी जब भी स्थल का कोई क्षेत्र तीन तरफ से पानी से घिरा होता है तो उस क्षेत्र को हम लोग प्रायद्वीप बोल देते हैं। तो हम कह सकते हैं कि भारत का जो ये हिस्सा है यह हिस्सा प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, क्योंकि ये क्षेत्र जो देख रहे हैं ये तीनों तरफ से पानी से घिरा है, अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी। तो ये जो क्षेत्र है यह भारत के प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, प्रायद्वीपीय क्षेत्र है। अब आपको जानना है कि भारत के जो ये प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, इस प्रायद्वीपीय क्षेत्र से कितना किलोमीटर का क्षेत्र जो समुद्री क्षेत्र होता है उस समुद्री क्षेत्र पर भारत का अधिकार होता है, या कोई भी देश जो समुद्र के साथ सीमा साझा करता है उस देश का समुद्र के क्षेत्र पर कितना अधिकार होता है। तो इससे पहले हम बता दें आपको कि पूरे पृथ्वी पर, अगर ये बात करें पृथ्वी है तो पूरे पृथ्वी पर कुल 29% जो हिस्सा है वह 29% हिस्सा पर स्थल की मौजूदगी है और 71% जो हिस्सा है उस 71% हिस्सा पर जल की यानी कि पानी की उपस्थिति है। तो पूरे 100% में से बात करें तो 71% पर तो पानी ही स्थित है, यानी जितने भी सागर महासागर है वो सभी की बात करें तो सब मिलाकर के धरती के कुल क्षेत्रफल का 71% भाग पर कब्जा करती है और 29% जो क्षेत्र है उसी 29% क्षेत्र पर स्थल अवस्थित है। अब इस 29% पर बहुत सारे देश, बहुत सारे द्वीप ये सब बसे हुए हैं और छोटे छोटे भूभाग के लिए अक्सर कई देशों के बीच या दो देशों के बीच लड़ाई देखने को मिलता है। जबकि आप देखेंगे कि पृथ्वी के 71% जो हिस्सा है, इस 71% हिस्सा इतना बड़ा होने के साथ कोई बड़ा विवाद के कारण नहीं बनता है। इस पर आधिपत्य के लिए अभी तक कोई खास बहुत बड़ा लड़ाई देखने को नहीं मिला। हालांकि आने वाले समय में समुद्र के आधिपत्य को लेकर के हो सकता है कि थोड़ी बहुत कुछ टेंशन एक दूसरा देश के बीच देखा जा सके, लेकिन थोड़ा बहुत जो भी परेशानी था कि हो सकता है आने वाले समय में समुद्र के हिस्सा पर कब्जा के लेकर के दो देश के बीच तनाव हो सकता है। तो उस तनाव को दूर करने के लिए सभी देशों ने एक साथ मिल करके कुछ नियम बनाए और कुछ नियम बना करके यह तय किए यदि कोई देश समुद्र के साथ सीमा साझा करता है तो वह देश समुद्र के कितने क्षेत्र पर
अपना अधिकार स्थापित कर पाएगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे, अगर आप भारत के मैप को सही से देखेंगे तो आप पाएंगे कि भारत के दक्षिण में श्रीलंका देश स्थित है। यहाँ पर आपको श्रीलंका देश दिखाई देगा। मान लेते हैं कि अभी यहाँ पर पेट्रोलियम की उपस्थिति हो जाए, पेट्रोलियम का खजाना मिल जाए, यहाँ पर बहुत बड़ा पेट्रोलियम का भंडार मिल जाए। अब इस पेट्रोलियम के भंडार पर अधिकार किसका होगा, यह बात बहुत सारे देशों के सामने था कि इस क्षेत्र पर किसका अधिकार होगा। भारत अगर मान लेते हैं श्रीलंका से बहुत ताकतवर है, भारत के जो शक्ति है श्रीलंका से कई गुना ज़्यादा है, अतः ऐसे स्थिति में हो सकता है कि कोई ताकतवर देश अपने आसपास के छोटे देश से वह क्षेत्र पर कब्जा कर ले, वह क्षेत्र छीन ले। लेकिन इस क्षेत्र पर हमेशा विवाद की स्थिति बना रहेगा। अतः इस विवाद को निपटने के लिए बहुत सारे देशों ने यह तय किया कि जो भी देश समुद्र के साथ सीमा साझा कर रहा है तो उस समुद्र क्षेत्र पर भी कुछ अधिकार दे दिए जाए। और समुद्र के उस क्षेत्र पर अधिकार के लिए यह जो नियम बना था वह नियम बना था 1982 ईस्वी में। अब यह नियम कैसे बना और कितना क्षेत्र समुद्री क्षेत्र पर अधिकार हो सकता है, इसे जान लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो क्षेत्र है ये भारत के प्रायद्वीपीय क्षेत्र है। ये जो नक्शा बना है वह एग्जैक्ट नक्शा नहीं बना है, इसमें बहुत सारी त्रुटि है। लेकिन अगर आप भारत के नक्शा को देखेंगे तो वहाँ पर आप लोगों को बहुत ही कटा छटा क्षेत्र दिखाई देगा। यहाँ पर भी देखेंगे तो बहुत सारे क्षेत्र कटा छटा दिखाई देगा। तो भारत के इन सभी क्षेत्रों पर अधिकार है। इन सभी क्षेत्र पर क्या क्या अधिकार है और उस सभी के क्या क्या नाम दिए गए हैं, इसी का चर्चा करेंगे। ये देखिए, यहाँ पर हो गया बंगाल की खाड़ी, नीचे हो गया हिंद महासागर और यहाँ पर हो गया अरब सागर। तो कहा गया है कि कोई भी देश जो समुद्र के साथ सीमा साझा करता है तो सबसे पहले जो भी देश समुद्र के साथ सीमा साझा कर रहा है उसे हम लोग जो कटे छटे बाउंड्री है उस कटे छटे बाउंड्री को हम क्या करेंगे, एक सीधा लकीर खींच करके बाउंड्री को बराबर कर लेंगे। जैसे मान लिया जाए कि भारत के ये जो क्षेत्र है यहाँ पर कटा छटा क्षेत्र है। अब ये कटा छटा क्षेत्र होने की वजह से हमें दूरी मापने में कठिनाई होगी, क्योंकि हो सकता है यहाँ से दूरी मापेंगे तो कुछ और निकलेगा और इसके पहले जो हिस्सा है वहाँ से दूरी मापेंगे तो कुछ और रिजल्ट आएगा। अतः इस समस्या से बचने के लिए सबसे पहले एक रेखा खींचा जाता है और यह जो रेखा है वह उस क्षेत्र के जो कटे पटे क्षेत्र है उस सबको एक साथ मिला देता है। ये जो रेखा खींचा गया है इसका नाम आधार लाइन दिया गया है। आधार लाइन, इसे ध्यान रखेंगे, यहाँ से प्रश्न पूछता है। आधार रेखा या आधार लाइन दिया गया है। अब इसे खींचने से क्या हुआ कि जो भी कटे फटे क्षेत्र है वो सब क्या हुआ, एक समान हो गया। अब यहाँ से अगर दूरी मापा जाए तो सभी क्षेत्रों से जो दूरी मापा जाएगा वह समान होगा। ठीक यही हाल यहाँ पर भी होगा। यहाँ पर भी आधार रेखा खींचा जाएगा और आधार रेखा से लेकर के हम लोग कोई दूरी के माप करेंगे। तो आप देखें कि जैसे आधार रेखा खींचा गया है इस आधार रेखा के अंदर भी पानी का क्षेत्र होगा, यहाँ भी पानी का क्षेत्र होगा। तो आधार रेखा के अंदर में ये मान लेते हैं कि आधार रेखा है, इस आधार रेखा के अंदर में जो पानी है उस पानी को हम लोग बोलते हैं आंतरिक जल। आंतरिक जल, आंतरिक जल। अब हम लोग यहाँ से इसी आधार लाइन से आगे के समुद्री क्षेत्र को क्या करेंगे, मापेंगे। तो कहा गया है कि कोई भी देश के ये जो आधार रेखा है इस आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील, ध्यान रखेंगे 12 नॉटिकल मील, क्योंकि समुद्र में जो दूरी के माप की इकाई होता है वह होता है नॉटिकल मील में। जिस तरीका से भूमि को हम लोग मापते हैं मीटर में, ठीक उसी तरीका से समुद्र के दूरी मापने के लिए जो पैमाना होता है वह होता है 12 नॉटिकल मील। और एक नॉटिकल मील की बात करें तो एक नॉटिकल मील होता है 1.8 मीटर।
यानी हम कह सकते हैं कि जो नॉटिकल मील होता है वह मीटर से बड़ी इकाई होती है, बड़ी पैमाना होता है। 1 नॉटिकल मील जो है वह 1.8 मीटर के बराबर होता है। तो देखिए आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील, ध्यान रखेंगे 12 नॉटिकल मील, ये जो 12 नॉटिकल मील का जो समुद्री क्षेत्र है, आधार रेखा से 12 नॉटिकल मीटर का जो समुद्री क्षेत्र है, उस समुद्री क्षेत्र को हम लोग बोलेंगे प्रादेशिक क्षेत्र। प्रादेशिक क्षेत्र ये हो गया प्रादेशिक क्षेत्र। ये नॉटिकल मील यहाँ से लेकर यहाँ तक गुजर सकता है। ये मान लेते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो समुद्री क्षेत्र है आधार रेखा से यह 12 नॉटिकल मील है और इस क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं प्रादेशिक क्षेत्र। अब इस प्रादेशिक क्षेत्र पर भारत का वैसा ही अधिकार होगा जैसा कि इसका मुख्य भूमि में है। जैसे अब भारत की जो बाउंड्री देख रहे हैं, इस भारत के बाउंड्री के अंदर जो भी संसाधन है उस संसाधन पर इस देश का अधिकार होगा और जैसा अधिकार इस मुख्य भूमि के साथ है ठीक वैसा ही अधिकार इस 12 नॉटिकल मील के क्षेत्र तक आने वाले समुद्री सीमा के साथ होगा। तो आधार रेखा से 12 नॉटिकल मीटर का जो समुद्री क्षेत्र है उसे हम नाम देंगे प्रादेशिक क्षेत्र और यहाँ पर वैसा ही अधिकार होगा जैसा कि भारत का मुख्य भूमि पर अधिकार होता है। फिर उसके बाद आता है कि आधार रेखा से हम मापेंगे 24 नॉटिकल मील। 24 नॉटिकल मील आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील जो होता है उसे हम लोग बोलते हैं संलग्न क्षेत्र। संलग्न क्षेत्र। अब संलग्न क्षेत्र की क्या विशेषता है समझिए। ये जो संलग्न क्षेत्र है आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील, अगर इस क्षेत्र में, इस समुद्री क्षेत्र में कोई भी देश अगर एंट्री कर रहा है, कोई भी देश अपने जहाज लेके आ रहा है तो वह भारत से परमिशन लेगा या जिस देश के संलग्न क्षेत्र से गुजरने वाला है वह उस देश से परमिशन लेगा। मान लेते हैं कि कोई देश के जहाज यहाँ से आने वाला है और ये भारत के संलग्न क्षेत्र से गुजरने वाला है तो वह देश भारत से परमिशन लेगा और भारत से परमिशन जब मिल जाएगा तो वह एंट्री करेगा। लेकिन जब इस क्षेत्र से गुजरेगा तो वह देश भारत को टैक्स देगा। संलग्न क्षेत्र का क्या अधिकार दिया है कि आधार रेखा से जो 24 नॉटिकल मीटर का क्षेत्र है वह संलग्न क्षेत्र कहलाएगा और यहाँ तक के क्षेत्र यानी 24 नॉटिकल मीटर तक के क्षेत्र पर वह देश, जो भी देश से साथ सटा हो वह देश किसी भी देश से टैक्स वसूल सके, यानी कर वसूलने का अधिकार दिया गया है। हो सकता है कि जिस देश के साथ उसका संबंध अच्छा हो उससे कर नहीं ले, लेकिन कर वसूलने का पूरा अधिकार होता है जिस देश के साथ वह संलग्न क्षेत्र संबंध हो। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा यह भी कहा गया है कि ये जो 12 नॉटिकल मीटर का जो क्षेत्र है उस 12 नॉटिकल मीटर तक के क्षेत्र के जो समुद्री क्षेत्र है वहाँ पर साफ सफाई करने का कर्तव्य भी इसी देश का होगा। इनका फर्ज बनता है, कर्तव्य बनता है कि इन सभी समुद्री क्षेत्र को ये साफ सफाई करके रखें। अब है आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील। आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील। आप ध्यान रखेंगे जब भी हम लोग समुद्री क्षेत्र की लंबाई माप रहे हैं तो आधार रेखा से माप रहे हैं। आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील, आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील, आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील। अब देखिए आधार रेखा से जो 200 नॉटिकल मील है उसे हम लोग बोलते हैं आर्थिक अपवर्जक क्षेत्र। आर्थिक अपवर्जक क्षेत्र। आर्थिक अपवर्जक क्षेत्र या कहीं कहीं पे इसे अन्य आर्थिक क्षेत्र भी कह देते हैं। अन्य आर्थिक क्षेत्र भी इसे बोलते हैं। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि बताइए आधार रेखा से 200 नॉटिकल मीटर तक के क्षेत्र को क्या कहते हैं। अगर आप क्लास 10th में हैं तो आपका जवाब होना चाहिए आर्थिक अपवर्जक क्षेत्र। क्लास 10th में ये दो प्रश्न पूछे जाते हैं कि आधार रेखा से कितने किलोमीटर तक के क्षेत्र को राष्ट्रीय संपत्ति कहते हैं और
आधार रेखा से कितने किलोमीटर तक के क्षेत्र, हालांकि वहाँ पर किलोमीटर देता है लेकिन आपको नॉटिकल मील में याद करना पड़ेगा। आधार रेखा से कितने किलोमीटर का क्षेत्र आर्थिक अपवर्जक क्षेत्र में आता है। तो ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय संपत्ति प्रादेशिक क्षेत्र में 12 नॉटिकल मील आता है और आर्थिक अपवर्जक क्षेत्र में 200 नॉटिकल मील आता है। अब आधार रेखा से 200 नॉटिकल मीटर क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं आर्थिक अपवर्जक क्षेत्र। यहाँ पर क्या लिखा है, तो यहाँ पर अगर कोई भी खनिज है, तो उस खनिज पर इसी देश का अधिकार हो, यानी जिस देश के साथ सटा है उसी देश का अधिकार होगा। तो पहला यही है कि जितने भी खनिज है उस खनिज का दोहन वह देश कर सकता है। मान लेते हैं कि कभी भविष्य में इस देश की जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो चाहे तो इस क्षेत्र में वह एक द्वीप के निर्माण भी कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ये प्रशिक्षण मतलब ये क्या कर सकते हैं, कोई ना कोई अपने, जैसे मान लेते हैं कि भारत जो देश है बहुत सारे परमाणु परीक्षण करते हैं, तो 200 नॉटिकल मीटर के जो समुद्री क्षेत्र है वहाँ पर बहुत सारे अनुसंधान कार्य कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर रॉकेट लॉन्चिंग हो गया, कोई भी चीज़ होगा यहाँ पर कर सकते हैं। अब देखते हैं कि जब भी रॉकेट को लॉन्च करते हैं तो कोशिश करते हैं कि वो रॉकेट का लॉन्चिंग हमेशा ऐसे क्षेत्र में किया जाए जो क्षेत्र बेकार हो, यानी वहाँ पे उपजा नहीं हो रहा। तो हमेशा आप देखते होइएगा कि समुद्र के तटवर्ती क्षेत्र में करते हैं जहाँ के जो जमीन है वह उपजाऊ नहीं हो, बेकार की तरह हो। तो इस क्षेत्र में जितने भी खनिज हो सकता है वो खनिज के निकालने का अधिकार इस देश को दिया जाएगा। शासक नए द्वीप बना सकते हैं। इसके अलावा इन क्षेत्र में किसी भी प्रकार के ये क्या कर सकते हैं, अनुसंधान कार्य कर सकते हैं। इसका नाम क्या है, इसका नाम है आर्थिक अपवर्जक क्षेत्र। कभी कभी आपको नॉटिकल मील ना दे करके किलोमीटर में देता है, तो ध्यान रखेंगे जो 12 नॉटिकल मील है वो किलोमीटर में लगभग 22 किलोमीटर आता है, 22 किलोमीटर। और 24 नॉटिकल मील करें अब दुगुना कर सकते हैं, यह हो जाएगा 44 किलोमीटर। और जब आप 200 नॉटिकल मील की बात करें यह लगभग 370 किलोमीटर का आता है। तो ध्यान रखिएगा 12 नॉटिकल मील यानी कि 22 किलोमीटर का क्षेत्र। आप इस क्षेत्र पर ध्यान रखेंगे कि सबका नाम क्या क्या है। प्रादेशिक क्षेत्र नाम है, संलग्न क्षेत्र नाम है, आर्थिक अपवर्जक क्षेत्र नाम है। इसके अलावा आप देखेंगे कि इस आधार रेखा से जो इधर का क्षेत्र है, यहाँ पे जो पानी है, इस पानी को हम लोग बोलते हैं आंतरिक जल, आंतरिक जल। अब हम 1 मिनट में चर्चा करेंगे कि भारत के वह कौन कौन राज्य है जो समुद्र के साथ अपना सीमा साझा करती है। तो भारत के कुल 9 ऐसे राज्य हैं जो समुद्र के साथ अपनी सीमा साझा करती है। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर जो राज्य है यह है गुजरात। और गुजरात राज्य भारत का एक ऐसा राज्य है जो समुद्र के साथ सीमा साझा करती है। यहाँ पर आपको अरब सागर मिलेगा। फिर यहाँ पर आपको मिलेगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के नीचे आप देखेंगे तो छोटा सा मिलेगा गोवा। गोवा के नीचे आपको मिलेगा कर्नाटक। कर्नाटक के नीचे मिलेगा आपको केरल। केरल के इधर देखिएगा सबसे दक्षिण वाला क्षेत्र जो है यह है तमिलनाडु। तमिलनाडु तमिलनाडु के ऊपर देखिएगा आपको मिलेगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश यहाँ आपको मिलेगा ओडिशा। ओडिशा और ओडिशा से ऊपर मिलेगा आपको वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल। भारत के कुल 9 राज्य है जो समुद्र के साथ सीमा साझा कर रही है। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। कुछ अन्य बातें भी है लेकिन उस सब के चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। वीडियो कैसा लगा आपने अपनी प्रतिक्रिया अवश्य देंगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।